वलीमे के प्रोग्राम का इंतज़ाम खान हवेली के फ्रंट लाइन में किया गया था। वो ग्रासी प्लाट इतना वसी था कि साइड पर बने ड्राइववे पर 5 मिनट में गाड़ी हवेली की इमारत तक पहुंचती थी। इर्द गिर्द लगे दरख्तों और छोटी पथरीली दीवारों को टमटमाती रोशनियों से भरा हुआ था। हवेली के दूसरी जानिब ऊंचा स्टेज बना हुआ था, जिसकी बैक पर फूलों के गुलदस्तों से सजावट की हुई थी। उन्होंने हर तरफ इतना बेहतरीन और मुकम्मल इंतज़ाम था कि वाकई देखने वालों की आंखें हैरत से फैल गई थी। हर तरफ फूल और रोशनियों से सजावट की भरमार थी। प्रिहान ने अपने वलीमे के लिए तैयार होकर आया ड्रेस देखा तो चेहरे पर 12 बजने लगे। गहरे मैरून कलर की मैक्सी थी जो गले से लेकर पैरों तक भारी नगीनों के काम से भरी हुई थी। दुपट्टे का बॉर्डर इतना भारी और बड़ा था कि सर पर रखते उसे लगा वो सर नहीं उठा पाएगी। रंग इतना गहरा कि स्याह जैसा लग रहा था। हमरंग लिपस्टिक उसके सफ़ेद मुनी चेहरे पर जच रही थी। उसे वो ड्रेस देकर बताया गया था कि जिस ऊंचे घराने की बहू बनी है वहाँ कमतर चीज़ पहनना तौहीन समझी जाती है। भारी जेवर से उसे भर दिया गया था। मैक्सी के बाजू मुकम्मल थे और गला भी गहरा नहीं था। उस पर लदा सोने का जेवर, पेट तक जाती भारी माला और गुलूबन माथा पट्टी ने उसके आईब्रो तक को छुपा दिया था। बाजुओं में मोटे कंगन और उंगलियों में बारीक नगों से जड़ी अंगूठियाँ। इस हवेली की बहू का कद काठ इतना तो होना चाहिए था कि ये सब पहनकर वो खुद को संभाल कर सर उठा सके। तुम्हारी हालत तो ये है कि सब पहनाकर शीशे के संदूक में सुला दिया जाएगा। खानी बेगम ने उसे लड़खड़ाते देखकर झुंझलाते कहा। कदम कदम पर मायूसी का सामना हो रहा था। उनकी बहू भी उन जैसी दराज कद और कुछ मजबूत शानों वाली तो होनी चाहिए थी, जो ऐसे भारी लिबास और जेवर में सर उठाकर मजबूत कदम उठाकर चल सकती। सामने खड़ी लड़की इतनी नाजुक सी थी कि सहारे से खड़ी निढाल हो रही थी। हाई हील पहनकर वो फ्लैट शूज़ पहने पलवशा और जरशा के बराबर पहुंच रही थी। ये सब अच्छी कद काट के पठान उसका दिल दहला रहे थे। पलवशा ने आज लोगों के लिए मूड कुछ बेहतर किया हुआ था, जबकि जरशा उसके साथ साथ ही थी। उसे हैरत तो तब हुई जब गुलजान बेगम उसी सफ़ेद लिबास और सफ़ेद चादर में हवेली के अंदर के इंतजामात संभाल रही थी। क्या वो इस हवेली की बहू नहीं थी? प्रिहान को हैरत हुई, तो क्या वो भी अनचाही बहू है? क्या उसके साथ भी आगे जाकर ऐसा ही होने वाला था? वो परेशान सी सोचों में गुम बाहर निकली थी। स्टेज पर जाकर मैरून नर्म पिशम के कवर वाले शाहाना तर्ज के तख्त पर पड़े गाँव तकियों का सहारा लेकर वो बैठी तो कमर को कुछ सहारा मिला, मगर वो उसकी शानो शौकत और लिबास और जेवरात पर रश्क भरी निगाहें जमी थी सबकी। नाजुक मेहंदी लगे पैरों में पायल पहनी हुई थी और पैर तक के मखमली गद्दे पर ऊपर करके रख लिए थे। खामोश नज़रों से सर उठाकर सबसे मिलती वो बस सर हिला रही थी। नहीं जानती थी किसका क्या रिश्ता है और कौन किस रुतबे का हामिल। मुंतज़िर नज़रों से एंट्रेंस को तक रही थी, जाने कब उसके घर वाले पहुंचेंगे। और आखिर उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। सब बोझ भुलाए सीधी होकर जगमग करती आंखों से अपनी बहनों और रानी के साथ आती रीमा को देखा। उन्हें मिलकर सीधा स्टेज पर ही लाया गया था। तख्त के इर्द गिर्द पड़े सोफे उनके लिए रखे गए थे। या अल्लाह, मेरी गुड़िया इतनी प्यारी लग रही है, देखें तो आनी। प्रीसा उसके पास आती, लिपट कर मिलती, दीवाना वार चूमती पुरजोश सी आनी को मुतवज्जो कर गई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह नजरे बद से बजाए। आनी ने भी सीने से लगाकर बलाएं ली। रीमा और पूर्वा भी आंखें पूरी से ज़्यादा खोलकर उसे देख रही थी। भारे गहरी रंग के लिबास में उसका नाजुक सरापा दमक रहा था। मासूम से चेहरे पर उस वक्त रंगों की बहुत आग थी। रीमा क्या मिरहा नहीं आई? उसने अपने पास बैठी रीमा से आहिस्तगी से सवाल किया। नहीं, आई डोंट नो क्या इशू है उसे। कह रही थी कि तुम घर आओगी तो मिलेगी, हवेली नहीं आ सकती। रीमा ने बेजारी से मुँह बनाकर बताया। अच्छी खासी दोस्ती ख़राब होती जा रही थी। प्रिहान फीका सा मुस्कुराई, शायद मिरहा भी मिनाल की वजह से डिस्टर्ब थी। रीमा, क्या मनाल ठीक है? मैंने सुना है वो हॉस्पिटल। प्रिहान ने जुमला अधूरा छोड़ा था। चेहरे पर तशवीश के तासुरात थे। ये बात उसे अंदर से परेशान कर रही थी। मनाल हॉस्पिटल में बीपी शूट कर गया था काफ़ी। प्रिहान, देखो, बी प्रैक्टिकल। हम सब जानते हैं वो हदीर के लिए क्या फीलिंग्स रखती थी, और उसकी वजह तो अब सामने आई है कि वो इंगेज थी। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि तुम्हारा कसूर नहीं, मगर उसकी कंडीशन भी ऐसी नहीं कि इस बात पर रिलैक्स कर जाए। तो तुम प्लीज़ वेट करो, वो ठीक हो जाएगी। तुम्हें हदीर ने चुना है तो डिफेंड भी करेगा, गिल्टी मत हो। रीमा ने दोस्ती का हक निभाते नरमी से उसे समझाया। प्रिहान उदास सी सर हिलाने लगी। बट रीमा, हदीर मनाल से अटैच्ड थे। मनाल के पास उनका नंबर था, वो लोग बात करते थे। उन्होंने क्यों अपनी फयांसी को छोड़कर मुझसे शादी की? मैं नहीं जानती किससे शादी हो रही है, वो तो जानते होंगे ना। फिर क्यों किया ये सब? उसके सवालात पर रीमा ने चौंक कर उसे देखा और सर पकड़ कर बैठी। प्रिहान, ये सवाल मुझसे नहीं अपने हस्बैंड से करो। उसने क्यों तुमसे शादी की, क्यों मनाल को छोड़ा? तुम्हें लाइफ गुजारनी है तो सब क्लियर करो, और फिर जो वो कहे उस पर यकीन भी रखना।
बाय द वे उन साहब ने रूनुमाई में क्या गिफ्ट दिया तुम्हें? रीमा ने उसे समझाकर शरारती अंदाज में पूछा तो प्रियान झीम कर अपनी गर्दन में चमकती उस नफीस सी चेन पर हाथ रख गई। ओह वाओ, इट मीन्स के मौसूफ को डेलिकेट चीज़ें पसंद है, जैसे तुम। रीमा की शौकी पर उसके गालों पर सुर्खी फैल गई। दिल अजीब से अंदाज में धड़का। क्या ऐसा भी हो सकता था कि वो खानज़ादा हदीर जैसे शानदार इंसान को पसंद आई हो? वैसे क्या तुम जानती हो उस दिन आइसक्रीम पार्लर में जब तुम बेहोश हो गई थी तुम्हें कौन इस क्लिनिक तक ले गया था? रीमा ने अचानक उसके करीब होकर सरगोशी की, लब मुस्कुरा रहे थे। तुम मेरे साथ, तुम ही थी ना? प्रिहान ने मुतहैयर और सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। मैं साथ थी बट बहुत पैनिक कर गई थी, तुम्हें अकेले कभी ना संभाल सकती। उस रोज़ खानज़ादा हदीर ने ही तुम्हें क्लिनिक पहुंचाया, तुम्हारा चेकअप करवाया, बिल पे किया और फिर चला गया। अमेजिंग ना? मे बी ही लाइक्स यू फ्रॉम स्टार्ट। थिंक अबाउट इट। रीमा शोखी से बोल रही थी और वो शौक में बैठी थी। ये बिल्कुल नया इंकशाफ था। आप आज हमारे साथ जा रही हैं ना? भाई ने प्रॉमिस किया था। पूर्वा अचानक उठकर उसके सर पर पहुंचती सवाल करने लगी तो ख्याल में गुम प्रिहान चौंकी। हाँ, अगर कहा तो मतलब आज तुम्हारे साथ ही जाऊंगी ना? घर जाने का सोच कर उसका चेहरा यकदम खिल उठा। पूर्वा भी एक तरफ मुतमईन सी बैठी प्रीसा के पास थ्री पीस पहने बैठे कैफ से बातें करने लगी। प्रिहान ये बात बाद में उससे पूछने का सोच रही थी। सुनो लड़की, ये वलीमे पर घर कौन जाता है? तुम्हें चाहिए पूर्वा को समझाओ। तुम खुद भी तैयार हो गई? कल जाना अपने हस्बैंड के साथ। मुकलावे की रस्म का भी कोई तरीका होता है। ये क्या वलीमा पर आए घर वालों के साथ ही मुंह उठाकर चल पड़ो? रीमा तो आज शायद पूरी पूरी उसकी माँ बनी बैठी थी। यहाँ कोई रस्म नहीं, अगर उन्होंने प्रॉमिस किया था तो फिर जाऊंगी मैं, वो मुंह बनाकर बोली। रीमा ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वो गैस से मिलती रही, हल्की फुल्की बातें करती रही। कुछ देर के बाद सब उलझने पीछे रख गए। फैमिली के साथ ही खाना खाया और बस एक ही जोश भर गया था अंदर कि वो उनके साथ घर जा रही है। 2 दिन में ही यहाँ हवेली में उसका दम घुटने लगा था। रात गए वो लोग फ्री हुए तो खानी बेगम ने खानजादा के पैगाम पर प्रिहान की फैमिली को अंदर ड्राइंग रूम में बिठवा कर खानजादा को बुलवाया। अब उनका बेटा ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देगा? वो बददिली से अपने रूम में जा चुकी थी। एक मुलाजमा को चाय बनाने का हुक्म दिया था। प्रिहान अभी तक बाहर के खुशगवार मौसम में जरशा और पलवशा के साथ उनकी फ्रेंड्स और कुछ खानदान की लड़कियों से मिलती पहलू बदल रही थी। उसे घर जाने के लिए चेंज करके तैयार भी होना था। उसे खौफ था कि इस बार भी खानी बेगम उसे रोक ना ले। अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं अंदर चली जाऊं? उसने नरमी से इजाज़त मांगी। वैसे ही ससुराल नामी जगह खौफनाक लगती थी तो फिर यहाँ तो कुछ ज़्यादा संभल कर बात करना पड़ती थी। ओह जी जी, आप थक गई होंगी, मैं भी साथ चलती हूँ। जरशा ने उसका थकनज़दा चेहरा देखकर जल्दी से कहा। पलवशा ने एक नज़र प्रिहान को देखकर सर हिलाया। बड़ों को चाहे वो पसंद आए या ना आए, मगर आज की तकरीब में मौजूद लड़कियों को बहुत प्यारी लग रही थी। वो सब लड़कियां जिन्हें नाजुक सी प्रिहान मिनाल जैसी कभी भी दराज कद लड़की की निस्बत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। खानज़ादा हदीर जैसे वसी डैशिंग लड़के के साथ प्रिहान का गुड़िया जैसा सरापा उन सबको काफ़ी रोमांटिक कपल लगा था। नहीं, आप इंजॉय करें, मैं चली जाऊंगी। वो जरशा को मज़ीद अपने साथ मसरूफ़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए नरमी से बोलती उठ खड़ी हुई। सहज सहज कर कदम उठाती बमुश्किल अपना ड्रेस संभाल संभाल कर वो संभल कर सीढ़ियों के पास पहुंची और गहरा सांस भरकर ऊपर तक जाती लंबी सीढ़ियों को देखा। अगर वो ऊपर जाते हुए गिर गई तो? यहाँ वहाँ देखा, कोई मौजूद ना था। सब बिजी थे या रेस्ट कर रहे थे। वो एक स्टेप पर बैठकर अपने पाँव से हाई हील्स आज़ाद करते जूते हाथ में लेकर उठी तो नया मसला दरपेश था। लंबी मैक्सी पैरों में आ रही थी। रूहानसी होकर सैंडल्स एक तरफ ज़मीन पर रखे और झुककर मैक्सी का भार घेरा हाथों में संभाल कर थोड़ा ऊपर किया और सुकून का सांस लिया। कुछ फासले पर सफ़ेद पिलर के साथ खड़े खानज़ादा ने ये सारी हरकत मुलाहिजा की और नफ़ी में सर हिलाकर मुस्कुराहट दबाई। क्या चीज़ थी वो? यानी बस सीढ़ी चढ़ना ही मसला कश्मीर था उसके लिए। अगर हेल्प चाहिए तो मैं भी रूम में ही जा रहा था। अचानक पीछे आकर वो बोला तो प्रिहान झटका खाकर लड़खड़ाई और रीलिंग को थाम कर संभली। नहीं, मैं इतनी हेल्पलेस नहीं हूँ जितना आपने मुझे समझ रखा है। आपको क्या लगता है ये भारी ड्रेस पहनकर मैं माजूर हो गई हूँ? संभल कर नाक चढ़ाते उसने तंजिया लहजे में कहा। घेरा हाथों से निकलकर फिर से फर्श पर फैल चुका था। पहले स्टेप पर सैंडल्स उल्टे सीधे पड़े थे। भारी दुपट्टे की वजह से गर्दन झुक रही थी, मगर खानज़ादा के सामने वो खुद को कॉन्फिडेंट शो कर रही थी। ऐसा लगने की ज़रूरत नहीं, हम सबको नज़र आता है। वो अब्रू उचकाकर जताते हुए बोला। आगे बढ़कर ज़मीन से सैंडल्स उठाकर उसे पकड़ाए और उसे मज़ीद बोलने का मौका दिए। बाहों में समेट कर ऊपर उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे, नीचे उतारे। वो बौखलाकर यहाँ वहाँ देखती दबी दबी आवाज़ में बोली तो वो खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ता गया। ऊपर रूम में जाकर उसे एक सोफे पर बिठा दिया। प्रिहान का चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख हो रहा था। झिझक कर चोर नज़रों से उसे देखा। स्याह कुर्ता शलवार पहने
वो सुर्ख सफ़ेद रंगत का हामिल तराज कद खानज़ादा बला का पुरकशिश और हैंडसम लग रहा था। प्रिहान को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि उस जैसा शानदार इंसान प्रिहान जैसी आम लड़की को कैसे मिल गया। मुझे परमिशन चाहिए घर जाने की, अन्य लोगों के साथ। वो अपना नाइट ड्रेस लेकर अभी वॉशरूम की तरफ बढ़ा ही था कि वो जल्दी से बोली। वो रुक कर पलटा और उसे देखने लगा, नज़र झुकाए भारी जेवर से उलझ रही थी वो। तुम तो काफ़ी बदतहजीब मेज़बान हो मिसेस प्रिहान। उसके जुमले पर प्रिहान ने झटके से सर उठाकर हैरत से मुंह खोले उसे देखा। रात काफ़ी हो गई है, तुम्हें चाहिए था उनको रोकने के सुबह जाए। तुम खुद तैयार हो गई। तुम्हारी यानी पेशेंट है और सिस्टर के छोटे छोटे 2 बच्चे। जानती हो ना कितना फासला है यहाँ से शहर का। वो उसे एहसास दिला रहा था, शर्म ऐसे दिला रहा था जैसे इस घर में उसकी मर्जी चलती हो। मैं अपनी मर्जी से यहाँ कैसे उनको रोक सकती हूँ? अगर किसी को बुरा लगता तो? वो शर्मिंदगी से हकलाकर बोली तो वो सर आह भर गया। ये तुम्हारा घर है, अपने गेस्ट को संभालना खुद होगा तुम्हें। कोई बुरा नहीं मानेगा। अपनी जगह पहचान लो। उनके लिए मैंने गेस्ट रूम सेट करवा दिया है, वो रेस्ट कर रहे हैं, सुबह जा सकती है उनके साथ। वो संजीदगी से बोलकर पलटता वॉशरूम में चला गया। प्रिहान अपनी गलती मानकर शर्मिंदगी से सर नफ़ी में हिलाती, जेवर उतार कर पिन से सर के साथ जुड़ा दुपट्टा उतारने लगी। पैरों से पायल उतार कर उठी और ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज किया। दिमाग में रीमा की बात बार बार उभर रही थी। तभी अपनी जगह पर लेटते उसने आंखों पर बाजू रखकर सोते हदीर को देखा। क्या आप पहले से जानते थे मेरी शादी टूट चुकी है? हॉस्पिटल में आने के बताने से भी पहले? प्रिहान के आहिस्तगी से पूछे सवाल पर उसने बाजू हटाकर नीलगूं रोशनी में उसका चेहरा देखा, मगर चुप रहा। रीमा ने बताया उस दिन आइसक्रीम पार्लर में जब मैं रीमा ने बताया कि उस दिन आइसक्रीम पार्लर में जब मैं बेहोश हुई तो आप वहीं थे। तो क्या आप? अभी वो बोल रही थी जब वो उठकर बैठता आपसे आईब्रो उचकाकर देखने लगा। मैं उस दिन वहीं था, यानी मैंने तुम्हारे एक्स फियांसे को थ्रेट किया था, ब्लैकमेल किया और ये शादी खत्म करवाई। फिर मौके से फ़ायदा उठाकर आखिरी दिनों में अपना आप पेश करके तुमसे शादी कर ली। वो संजीदगी से बोल रहा था। प्रिहान की आंखें फटी की फटी रह गई। जल्दी से उठकर उसके सामने बैठी, आंखों में बेयकीनी और हैरत दोनों दोहराए। वो गहरा सांस भरकर सर अपने हाथों पर गिरा गया। वो शावर लेकर बाल सुलझाता बेड पर लेटा, मोबाइल पर अलार्म लगा लिया। सुबह सुबह ही निकलने का इरादा था उसका। पहले खान जवार और फिर खानजादा की शादी की वजह से यूनिवर्सिटी से काफ़ी गैप ले चुका था। अलार्म लगाकर मैसेजेस चेक करने लगा। हसन और अहमद के अलावा किसी नंबर से भी मैसेज आया था, अननोन नंबर से। तजस्सुस से ओपन किया। आपसे बात करनी है आयरा। वो जल्दी से उठ बैठा। आयरा के पास उसका नंबर कहाँ से आया और क्या बात करना होगी? मैसेज रात के 7 बजे का था और इस वक्त 10 बज रहे थे। बिना सोचे समझे उसने कॉल मिला ली। हेलो ईसा खान। कुछ बेल्स के बाद उसने कॉल पिक करके सवाल किया। यस, क्या बात करना थी? नंबर किससे लिया? वो बैकग्राउंड से टेक लगाकर सहूलत से बात करने लगा। हसन से नंबर लिया। आपके बाबा का पता चला कि वो हॉस्पिटल में थे और काफ़ी सीरियस कंडीशन थी। क्या हुआ उनको? क्या वो अब ठीक है? वो परेशान लहजे में सवाल कर रही थी। उसकी फिक्र भांप कर ईसा मुस्कुराया। ही इज़ फाइन, घर में है, सेट स्टेबल है। बड़े भाई की शादी थी, इस वजह से घर आया हूँ मैं। वो जानता था उसके इतने दिन गायब होने पर वो फिक्रमंद है, तभी तफसील से आगाह किया। ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे आज सुबह हसन और अहमद की बातों से आपके बाबा की कंडीशन का पता चला तो मैंने नंबर ले लिया। सोचा आपसे खैरियत पूछ लूँ। वो बार बार वजाहत दे रही थी। ईसा जैसे सर फिरे का कुछ पता भी तो ना था कि कब बिगड़ जाए। हालांकि तुम्हें चाहिए था एड्रेस लेकर तीमारदारी के लिए आती मेरे घर। वो शरारती लहजे में बोला। इतनी पागल नहीं हूँ कि मैं आपके घर आती और आप मुझे दरवाजे से ही चलता ना कर देते। वो खफकी जताकर बोली तो वो कहका लगाकर हंसा। अब इतना भी बदतहजीब इंसान नहीं हूँ। गेस्ट को तो बहुत अच्छे से रिसीव किया जाता है हमारे यहाँ। वो हंसकर बोल रहा था। आयरा ने शुक्र किया कि आज उसका मूड खुशगवार है। कभी देख ही लूंगी आपके यहाँ की भी मेहमान नवाजी। वो मुस्कुरा कर बोलती बालों में हाथ चलाने लगी। अपनी शादी पर बुलाऊंगा, ज़रूर आना और फिर एंजॉय करना। वो फिर से शरारत पर माइल हुआ। आयरा चुप सी हो गई। क्या हुआ? वो इवेंट नहीं पसंद? वो हंसी दबाता सुर्ख हो रहा था तो आयरा ने गला खंकारा। नहीं, मैं उससे पहले भी कभी चक्कर लगा सकती हूँ। वो संजीदगी से बोली। दिल चाह रहा था कॉल काट दे, अब तो वो जज्बात से खेलने वाला काम कर रहा था। बाद में भी आ सकती हो, इस बार मेरी इंगेजमेंट भी थी। सॉरी मैंने तुम फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया। सोच रहा हूँ वहाँ आकर पार्टी दूंगा। वो संजीदगी से बोलता आयरा का दिल बंद कर गया। वो तो इस उम्मीद पर बैठी थी कि शायद कभी वो माइल हो जाए उसकी तरफ, और वो इतने आराम से मंगनी की खबर दे रहा था, यानी उसका मूड इसीलिए खुशगवार था। वो एक लफ्ज़ नहीं बोल पाई, ना मुबारक ना अच्छा। बेसाख्ता कॉल काट कर साकित से बैठी रह गई। ईसा ने कॉल बंद होने पर मोबाइल की स्क्रीन को घूरा। कहा था हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तो तुम बाज नहीं आई ना? वो हड़बड़ा कर मोबाइल पटकता उसका रवैया सोचने लगा। क्या वो गुस्सा हो गई थी या फिर उदास? क्या पता उम्मीद टूटते ही अजनबी बन जाए। क्या होती हैं ये लड़कियाँ, क्या सोचती हैं, क्या करती हैं? वो समझ नहीं पा रहा था, मगर समझना चाहता था। जंप लगाकर बेड से उतरा और साथ वाले रूम में से मूसा के सर पर जा पहुंचा।
उसका कंधा हिलाकर जगाता उससे सवाल करने लगा, लाला एक बात पूछूं? नींद में गुम मूसा ने हड़बड़ाकर आंखें खोलकर उसे देखा जो बेचैन सा उसके सर पर खड़ा था। क्या बात है ईसा, सब ठीक तो है ना? वो बिखरे बाल, नीली आंखों में सुर्ख डोरे लिए परेशानी के साथ उठ बैठा।